देखिए बच्चों, ये क्या है? एक व्रत है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 प्रश्नावली से और AC इसका व्यास है और यहाँ एक बिंदु है B। ये बिंदु को लेता हूँ, A को B से मिलाया हुआ है, B को C से, इस जगह X है और यहाँ पर Y है और ये इसका केंद्र है। इसमें देखिए एक चीज दे रखी है, चाप AXB बराबर है हाफ चाप BYC। इसमें बच्चों देखिए चाप AXB यहां से लेके यहां तक और इस चाप से BYC चाप से दोगुना है। तो इसमें देखिए कोण पूछा जा रहा है, कोण BOC ज्ञात कीजिए। कोण BOC इसमें पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, एक व्रत है और व्रत का ये व्यास है, ये चाप इस चाप से आधा है, तो हमें बताना है कोण BOC, ये वाला। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर व्रत में चाप बराबर हैं तो उनके केंद्र पर जो कोण बनते हैं वे बराबर बनते हैं, यानी उनका अंशमाप बराबर होता है। अब देखिए चाप ये इससे आधा है, आधा है तो हम यूं कह सकते हैं कि ये चाप इस चाप से दुगना है, तो इसका जो केंद्र पर कोण बनेगा वो इसके केंद्र पर बने कोण से दुगना होगा। इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए कोण BOC हमको ज्ञात करना है, तो ये जो है ये पूरा कोण हमें मालूम होना चाहिए केंद्र पर। अगर ये व्यास है तो 180 का कोण होगा। कोण AOC या यूं कह लो कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 लिखेंगे और रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से ये चाप इस चाप से आधा है, तो इधर के चाप का केंद्र पे जो कोण बनेगा दोगुना बनेगा। इसको x माना, इसको 2x। फिर उसके बाद में हमने देखा कोण AOB कोण BOC इन दोनों का योग 180 है, कारण रैखिक कोण युग्म। तो इनके मान देखो, AOB का मैंने x माना, इसका 2x माना और 180, तो ये हो गया 3x बराबर 180। 3 से काट दीजिए, x बराबर 60 आया। तो इसमें देखिए कोण BOC पूछा जा रहा है, तो BOC कोण को निकालते हैं। VOC कोण है हमारा 2x, तो 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 3 अंक के लिए। करना कैसे सभी समझिए। ये चाप अगर इससे आधा है तो इधर के चाप का केंद्र पे कोण इधर वाले चाप के द्वारा बने कोण से दोगुना होगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए एक प्रमेय जो कि बहुत ही आसान है, सभी अधिकतर बच्चे उसको सिद्ध करना जानते होंगे। 13 प्रश्नावली से सिद्ध कीजिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस प्रमेय को एक बार और सभी बच्चे समझेंगे। ये हमने एक वृत्त बनाया और ये बाह्य बिंदु P रख दिया। सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस बिंदु से बहुत आसान प्रमेय, इस बाह्य बिंदु से देखिए हमने PA दो स्पर्श रेखाएं खींची, PA दो स्पर्श रेखाएं खींची। तो इसमें देखिए प्रमेय जब हम सिद्ध करते हैं, पहला पद क्या होता है हमारा, दिया है में लिखेंगे PA, PB बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं।
स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए बात आती है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी है। PA बराबर PB, PA बराबर PB सिद्ध करना है। PA बराबर PB। तो देखिए तीसरा पद आता है इसमें रचना। रचना क्या करते हैं, केंद्र जो है इसको A से मिलाते हैं, B से मिलाते हैं और P से मिलाते हैं। तो इसको लिख देंगे, इसमें मैंने टाइम कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। रचना में लिख देंगे केंद्र O को A, B और P से मिलाया। मेन जो पद होता है इसका चौथा उपपत्ति प्रूफ, उसको देखेंगे। इसमें देखिए A बिंदु पर 90 का कोण है, B बिंदु पर 90 का कोण है। कौन से नियम से, ये देखो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जब त्रिज्या खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि कारण देना होगा 90 का क्यों है, OA बा OB स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है। OA और OB क्या है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है। तो देखिए लिखा जाएगा कि OA लंब OB, OA लंब OB PA तथा OB ये लंब का चिन्ह उल्टा T नुमा PB। OA और OB ये त्रिज्या है, ये इस पे लंब होगी PA पर और ये OB PB पे लंब होगी। तो लिखेंगे देखो कोण OAP बराबर कोण OBP 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो दो त्रिभुज बने हुए हैं इनको देखिए, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में, यानी इनको सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए तीन अवयव हमें लिखने हैं। एक अवयव तो OA बराबर OB लिखेंगे, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर है। कारण है दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, सभी जानते हैं। OP बराबर OP है, कारण में लिखेंगे ओवेनिस्ट। और तीसरा जो अवयव है ये हमने जो कोण निकाला है, कोण OAP बराबर कोण OBP 90 डिग्री। जवाब समीकरण 1 से। तो दोनों त्रिभुजों के तीन तीन अवयव बराबर हो गए। OA बराबर OB क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, OB ओवेनिस्ट है, एक 90 का कोण। तो नियम लगेगा RHS, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर है। तो RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे लगाते OBP सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए यहां से मैं PA लेता हूं तो इधर से PB, इस तरह हैंड्स प्रूफ CP इसके सामने लिखना है। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं और आसान भी है 3 अंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र बनाने वाले प्रश्न का होता है। तो देखिए इस वर्ष जो आ सकता है स्पर्श रेखा का सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA PB की रचना करो, जहां PA PB के मध्य का कोण 180 है। सवाल कह रहा है कि PA PB दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है बाह्य बिंदु से 4 सेमी के वृत्त पर, जबकि PA और PB
इनके बीच का जो कोण है 80 डिग्री है। 80 डिग्री इनके बीच का कोण दे रखा है। पी ए पी बी यहाँ पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो देखिए इस चित्र को कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार लेकर एक वृत्त बनाएंगे। 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनवा रहा है तो 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। प्रकार में 4 सेमी चाप भरकर 3 का बनवा रहा है तो 3 का बना लेंगे। अब देखो वाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचनी है, जबकि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रखा है 80। तो देखिए हमारा जो चित्र है वो अंदर से बन के आएगा यहाँ से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 100 में से 80 घटा देंगे तो ये आएगा आपका 180 में से घटा देंगे तो 100 डिग्री आएगा। क्यों घटा देंगे, देखिए नियम होता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची होती है उनके बीच को कोण और केंद्र पर जो कोण बनता है, स्पर्श बिंदुओं से जो त्रिज्या खींची जाती है उनका योग 180 होता है। अब सवाल में जो कोण दिया है वो इनके बीच का कोण दिया है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 80, लेकिन हमारा चित्र अंदर से बन के आएगा यानी त्रिज्याओं से। तो हमें क्या करना होगा, त्रिज्याओं के बीच का कोण ज्ञात करना होगा। अगर सवाल में ये ध्यान रखना, त्रिज्याओं के बीच का कोण दे रखा है कि 2 त्रिज्याएं ओ ए ओ बी 120 डिग्री का कोण बनाती हैं, उन पर स्पर्श रेखा खींचो, तो हमें नहीं घटाना है। घटाना कब है, जब स्पर्श रेखाओं के बीच कोण दे रखा हो। तो देखिए क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींच लेंगे। पहली वाली त्रिज्या को तो यूं ही खींच लेंगे किसी भी दिशा में। अब इस पे देखिए चांदा रख के 120 का 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, 100 डिग्री। तो चांदे में इधर से गिन के ले जाना, 100 डिग्री देख के यहाँ पर दूसरी त्रिज्या खींच देंगे। 2 त्रिज्याओं के बीच में एंगल कितना रखना है हमें, 100 डिग्री। अब इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा खींचनी है तो हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री के कोण बनाने होंगे दोनों जगह। तो देखिए 90 के कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे, एक चाप खींचेंगे ए बिंदु से, फिर यहाँ से इस पर एक बार चाप काटेंगे और फिर इस चाप से यहाँ काटेंगे, फिर इन दोनों जगह से इनके बीच में चाप काटेंगे और एक स्पर्श रेखा यूं खींच देंगे। ठीक इसी प्रकार इधर काम करेंगे। यहाँ बी पे प्रकार की नोक रख के एक चाप खींचेंगे यूं और यहाँ से इस पर एक बार चाप काटेंगे, फिर इस कट पे से दूसरी बार चाप काटेंगे और इन दोनों कटों से इनके बीच में चाप काटा जाएगा और इस कटान बिंदु को बी से मिलाकर ये दूसरी स्पर्श रेखा खींच जाएगी। तो ये पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा खींच गई। इनका ये जो एंगल है वो उसने दे रखा है कितने का, 80 डिग्री का। इसको नाप के देखोगे 80 डिग्री का आएगा। इसके बाद में इसकी रचना लिख देंगे। सर्वप्रथम हमने एक वृत्त खींचा 4 सेमी त्रिज्या का चाप लेकर, उसके बाद हमने ओ ए और ओ बी 2 त्रिज्याएं खींची 100 डिग्री का कोण बनाकर, और ए बी पर 90 डिग्री के कोण बनाकर अभीष्ट स्पर्श रेखा है पी ए पी बी खींची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें क्या है, पहले त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की यानी प्रश्न के अनुसार समीकरण लिखिए। वृत्त की परिधि माइनस उसकी त्रिज्या बराबर 74। इसको 37 भी दे सकता है। सवाल में दिया है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त की परिधि देखिए यहाँ से हमने लिखी 2πr, इधर r बराबर 74। क्या करेंगे, r यहाँ से कॉमन लेंगे, 2π माइनस 1 बराबर 74। r इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74। अब देखिए 22 दूना 44, तो 44/7, 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ बटे 7।
बराबर 74, r इंटू 37/7 बराबर 74, 37 दूनी होते 74। वज्र गुणा करोगे 7 दूना 14, r बराबर आ जाएगा 14 सेमी। अब यहां से हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है, पाई r स्क्वायर 22/7, 14 इंटू 14, त्रिज्या हमारी 14 की आई, 7 से 14, 7 दूना 14, तो ये आएगा इनका गुणा करके 616 और वर्ग सेमी इसकी इकाई लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक शंकु की त्रिज्या 12 सेमी, कोण 120 है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन, ये प्रश्न भी अच्छा है। एक शंकु की त्रिज्या 12 सेमी, कोण 120 है। इसकी सीधी कोरों, तो देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिज्य खंड है शंकु का, इसमें आयतन पूछ रहा है। प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या है अपने नोटबुक से देख ले। एक त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड क्या होता है, उनकी 120 का एक त्रिज्य खंड है। सवाल ये 120 का क्या है, एक त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त का एक भाग होता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है 120 डिग्री कोण है और त्रिज्या 12 सेमी है। त्रिज्य खंड ये क्या है, सेक्टर, त्रिज्य खंड 120 डिग्री का त्रिज्य खंड है, 12 सेमी त्रिज्या है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। तो उस शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन जब निकाल पाएंगे हम उसकी त्रिज्या और ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसको समझिए कि इससे शंकु जो बनाया जाता है वो कैसे बनेगा। इसकी ये है देखो सीधी कोर, इनको संपाती करने का मतलब है ये वाली कोर है, इसको यो मोड़ के घुमा दें तो इस तरह एक शंकु बन जाएगा। और ध्यान से समझेंगे ये जो इस शंकु का ये आधार जो बना है ये इससे बना है, इससे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई से। और ये जो 12 सेमी इसकी त्रिज्या है त्रिज्यखंड की, ये शंकु की एल हो जाएगी। शंकु की क्या हो जाएगी, एल। ये बात इसमें समझने वाली है। अब देखिए यहां से एक समीकरण बनाते हैं। जो शंकु है, शंकु के आधार की जो परिधि है ये वाली, ये किससे बनी है, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई से बनी है। तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगा 2 पाई आर। इधर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। त्रिज्यखंड से जो शंकु बना है उसके आधार की परिधि किससे बनी है, उसके चाप की लंबाई से। इधर मैंने कैपिटल आर लिया, इधर स्मॉल। पाई से देखो पाई कट जाएगा। इधर जो आर है ये है हमारा 12, त्रिज्यखंड का आर कितना है 12। थीटा 120, 180 बटे में काटेंगे इसको, 6 × 18, 6 × 2 = 12, 3 से काट दीजिए, 3 × 4 = 12 और 2 से देखो ये काट दो इसको, तो आर बराबर आ जाता है 12 × 4 = 48। शंकु की त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, इधर 2 पाई आर। तो इसको देखिए दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यानी आर एक बार ही लिखेंगे, स्क्वायर नहीं है। आर की जगह हम लिखेंगे 12, थीटा की जगह लिखेंगे 120 बटे 180। अब देखिए 0 से 0, 6 से 6 × 18, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12 और 2 से, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाता है 4 से।
इस तरह त्रिज्या आ जाएगी। आर का मान आ गया 4 सेमी। अब इसके बाद में देखिए हमें ऊंचाई और चाहिए, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की एच, इसका फॉर्मूला होता है √L² माइनस R², यानी कि 12 का वर्ग माइनस R, अभी हमने निकाली 4, तो 12 का वर्ग 144, 4 का 16, घटाने पर आएगा 8 और 2 128। 128 को अगर हम तोड़े 64 दूना 128, तो 64 इंटू 2, 64 का देखो 8 वर्गमूल हो जाता है और √2 का 1.414, तो 8 चौके 32, 8 एकन 8 और 3 हासिल के जोड़ दो 11, 8 चौका 32 और 1 33, 8 एकन 8 और 3 11, तो 11.31 सेमी। इस तरह हम दो चीज निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद में हम शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R²H। तो 1/3 पाई का मान 22/7, R का मान अभी हमने लिखा है 4 और इसका मान है 11.31। तो इसको देखो काट के इसकी कैलकुलेशन कर लेना और इसका आंसर घंसे में लिख देना। टाइम के अभाव की वजह से सिर्फ तुम्हें सवाल बताए जा रहे हैं कैसे करना है और ज्यादा से ज्यादा सवाल बता सकूं इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रायिकता से क्वेश्चन। प्रायिकता से है क्वेश्चन नंबर 25। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिक्का है, उसके लगातार 3 उछालों में तो एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। तो देखिए एक सिक्के को 3 बार जब उछालते हैं तो कितने परिणाम होते हैं ये लिखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम होंगे। तो देखिए एक सिक्के को 3 बार जब उछालते हैं तो कितने परिणाम संभव होते हैं और उनको लिखते कैसे हैं। तो देखो H H H ये बता रहा हमें कि एक सिक्का जब 3 बार उछाला है हो सकता है वो तीनों बार चित आए। H का मतलब हेड। अब इनमें से एक T कर लीजिए, H H T। अब देखिए और T ना करके पहले इन्हीं को देखिए, 2 H और 1 T को और कितने तरीके से लिख सकते हैं। इस T को बीच में लिख सकते हैं, H T H, और T को शुरू में लिख सकते हैं T H H। अब देखिए T 2 कर लेते हैं तो H T T। अब इनको ही फिर दोबारा से इन पे ही विचार कीजिए, इनको और कितने तरह से लिख सकते हैं। एक H और 2 T को, H को हम बीच में लिख सकते हैं T H T और H को लास्ट में लिख सकते हैं यानी T T H, और अंतिम परिणाम T T T। यानी कुल परिणाम हो गए हमारे कितने, कुल परिणाम हो गए हमारे 8। अब इसमें प्रायिकता पूछ रहा है एकांतर तय चित या पट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे प्रयोग के कुल परिणाम। एकांतर तय चित या पट आने की प्रायिकता का मतलब क्या है। एकांतर तय का मतलब होता है कि जो चित और पट आ रहे हैं वे लगातार नहीं होने चाहिए, एक के बाद दूसरा। तो देखिए इसमें लगातार है, इसमें एक तो ये परिणाम है घटना के अनुकूल, इसमें देखो लगातार नहीं है, पहले चित फिर पट फिर चित। फिर इसमें एक ये घटना के अनुकूल परिणाम है हमारा, इसमें भी T और H लगातार नहीं है। एकांतर तय का मतलब होता है एक के बाद दूसरा परिणाम। तो घटना के अनुकूल हमारे परिणाम 2 हैं, टोटल 8 हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 इसका आंसर।
अब देखिए ये जो पार्ट है हमारा, इसका क्वेश्चन जो 3-3 अंक वाले भी सभी हो गए। 6 अंक वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं सबसे पहले जो सभी बच्चों पे हो सकता है उस सवाल को कराऊंगा, यानी बारंबारता वाली चैप्टर से। तो देखिए सबसे पहले बच्चे देखेंगे माध्यक निकालना। माध्यक बहुलक इनमें से कन्फर्म है 6 अंक का सवाल आना। तो देखिए माध्यक बहुलक निकालना बता रहा हूं। वर्ग और बारंबारता। वर्ग है हमारे 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। 8 8 के अंतर पर ये वर्ग लिखे हुए हैं और इनकी बारंबारता है। और एक और वर्ग लिख लेते 40 से 48। इनकी बारंबारता लिखी हुई है 42, 30, 50, 42, 30, 50, 22, 8, 5। तो यहां से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30वां। इसके बाद में और सवाल यदि टाइम बचता है तो कराऊंगा। माध्यक निकालना समझेंगे। माध्यक क्या होता है, तो इसमें देखिए एक कॉलम बनाया जाता है CF का। जब हम माध्यक हमसे पूछा जाता है तो एक कॉलम बनाया जाता है CF अर्थात संचयी बारंबारता। तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। 42 लिख लिया हमने, यानी बारंबारताएं जोड़ते चलना है। 42 में 30 जोड़ दो 72, 72 में 50 जोड़ दो 122, 122 में फिर इस 22 को जोड़ो 144 और 152 और फिर 157। इस तरह। अब देखिए क्या निकालेंगे n/2 का मान। n/2 यानी लास्ट में जो हमारा योग आया है 157, इसको आधा करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब हमें क्या करना है, जो 78.5 आया है इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख के, तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो हमारी तीसरे नंबर वाली 122 है। इसके संगत जो वर्ग है हमारा ये माध्यक वर्ग है। अब यहां से माध्यक का हम सूत्र लिखें तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखिए इसके लिए जो संख्या हमें चाहिए L कितना है, जो हमने माध्यक वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा 16 हमने L लिख लिया और n/2 का मान ये है ये CF का आपको ध्यान रखना है। माध्यक वर्ग के सामने CF 122 है, लेकिन इसको ना लेंगे, इससे ठीक पहले वाली CF ली जाती है, यानी CF बराबर ली जाएगी 72। माध्यक वर्ग जो वर्ग हमने लिया बात है ठीक पहले वाली, और एक F जो सामने वो लिया जाएगा और H 8, इनमें अंतर। अब यहाँ पे रख लीजिए L की जगह 16, n/2 की जगह 78.5, CF की जगह पर 72, F की जगह पर 50, H की जगह 8। 16 78 में से 72 घटाते 6, यानी 6.5/50 इंटू 8। अब देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 का इसमें गुणा कर दीजिए। 13 अट्ठे 104, 104 में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक छोड़ के तो है ही है, फिर 10 को भाग देंगे, 1 उससे अंक हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा 17.04। तो इस तरीके से माध्यक ज्ञात किया जाता है। अब बहुलक निकालना और बता देते हैं आपको। एक ही चीज करनी है आपको, अथवा में आएगा क्वेश्चन बहुलक, माध्यक और माध्य, इन तीनों में से। तो बहुलक निकालना पिछले पेपर में भी मैंने कराया था, एक बार और समझेंगे। देखिए वर्ग और बारंबारता,
वर्ग हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और देखिए 50 से 60। इधर 5, 12, 14, 10, 8, 6। यहां से हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक जब निकालते हैं तो बहुलक में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी है 14, यानी कोई कॉलम आगे नहीं बनाना होता है और उसके सामने का जो वर्ग है ये कहलाएगा हमारा बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L यहां से कितना है 20, जो बहुलक वर्ग है हमारा उसकी निम्न सीमा L। अब देखिए F1 बाकी सामने जो बारंबारता F1, F0 उससे ठीक पहले वाली F2 10 और H का मान है 10। इनमें अंतर मान इसमें रखिए। बहुलक L की जगह 20, F1 की जगह है 14, F0 की जगह 12। नीचे देखिए 2 इंटू F1 है हमारा 14, F0 है 12, F2 है 10 और H का मान है 10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 20 प्लस 2 इंटू 10 बटे, इनका पहले गुणा किया जाता है, 14 दूना 28 माइनस 22, तो 20 प्लस 20 बटे यहां से बचेंगे आपके 6, 2 तिया 6, 10 बार, तो यह आएगा कैलकुलेट करके 20.3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 20.33। और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो देख लेना। तो इस तरह आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आपको जाने हैं बहुलक, माध्यक और माध्यक। तो 6 अंक का एक क्वेश्चन हमने किया। अब देखो एक प्रमेय आएगी 6 अंक की, प्रमेय करा देते हैं आपके लिए। सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 11 प्रश्नावली से आएगी जानते जानता कि प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय या ये आप जो मैं करा रहा हूं। यानी सिद्ध क्या करना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, शॉर्ट में कराऊंगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें देखिए दो त्रिभुज बनाने हमें, और दो त्रिभुज जो है ना कैसे बनाने हैं, समरूप वे होते हैं जो साइज उनका छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में आकार में समान होते हैं। तो हमने ABC और PQR दो त्रिभुज बनाए, दोनों समरूप हैं। तो पहला जो पद आएगा हमारा गिवन, ये आएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये इतना लिख देंगे। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध हमको करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, VC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। AB की संगत PQ भुजा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करके लाना है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। रचना क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों में शीट से लंब डाल देते हैं, M और N लिख देता हूं, और इसको रचना में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, AM ये लंब VC व PN लंब QR डाले। अब देखिए उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं,
दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका अनुपात निकालते हैं। यानी हम निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसी और इसके बटे में लिखते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसको लिख लेना एक स्टेप में, मैं काट के लिख रहा हूं। तो देखिए इस वाले त्रिभुज को देखिए, इसका आधार BC है और जो लंब डाला है वो इसकी ऊंचाई है। तो 1/2 BC गुणा AM। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका आधार QR भुजा पर लंब डाला है तो QR गुणा PN। तो देखिए हाफ से हाफ काट दीजिए तो ये आएगा VC/QR AM/PN। अब हमारा देखिए इस जगह से आगे का काम क्या है, AM/PN का मान हमें इतना ही निकाल के लाना BC/QR। इसकी जगह पे हम BC/QR रख देंगे तो वो BC से BC गुणा BC स्क्वायर हो जाएगा, QR स्क्वायर का गुणा QR से QR स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखा हमने। क्यों लिख लिया, दिया है, यानी इसमें दे रखा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो समरूप में क्या होता है, देखिए संगत कोण बराबर होते हैं। मैं इन कोणों को लेता हूं, कोण B बराबर कोण Q होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसके अलावा संगत भुजा कैसी होती है समरूप त्रिभुजों की, समानुपाती। तो भुजाओं को भी लिख लीजिए, चलो AB के संगत PQ भुजा लेंगे, BC/QR और AC/PR। ये दो समीकरण हमने बना लिए, किससे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप हैं तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजा समानुपाती होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये इसमें जो दो छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, कौन से, AMB व त्रिभुज PNQ, इनमें तुलना करके इनको समरूप सिद्ध कर लेते हैं। तो इनको बहुत ही आसानी से समरूप सिद्ध कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए उनमें दो बराबर के कोण। तो इस वाले त्रिभुज का तो कोण M और इस वाले त्रिभुज का कोण N बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के दोनों, और कोण B और कोण Q बराबर है। इसका जवाब है समीकरण 1 से। 1/90 का कोण है दोनों में और एक B कोण Q के बराबर है। तो यहां लिखेंगे ए समरूपता नियम से त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज PNQ। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं। तो देखिए हम संगत भुजा निकालते हैं, कौन सी भुजा निकालते हैं, हम निकालते हैं यहां में थे AM, तो इसमें से PM। इसमें से जैसे मैं लेता हूं AB, तो AB की संगत इसमें से निकलती है PQ। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AM/PN का मान चाहिए पहले समीकरण में BC/QR। अब देखो AM/PN का मान BC/QR तो नहीं आया, लेकिन समीकरण 2 से AB/PQ की जगह BC/QR इसके बराबर है। तो समीकरण 2 से AM/PN बराबर लिख सकते हैं BC/QR। इसके बराबर ये समीकरण बता रहा है हमें। अब इस मान को समीकरण, देखो ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। समीकरण 4 और 1 को हल कर लीजिए, प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। समीकरण 1 व 4 से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बराबर देखिए क्या है, BC/QR समीकरण 1 में, और यहां पर है AM/PN, उसका मान यहां से रख देंगे हम BC/QR। तो ये हो जाएगा BC² / QR²। इस तरह
लास्ट में एक स्टेप लिख दो, सभी भुजाओं को लिख दो। एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पीक्यूआर बराबर तीनों भुजाओं में लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। तो समय का अभाव